नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति है। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ कि कोरोना टाइम चल रहा है अभी और हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतना है। भले ही लॉकडाउन का अब हम लोग नहीं पालन कर रहे हैं, नहीं है लॉकडाउन, बट फिर भी हमें सावधानी उतनी ही रखना है जितना कि हम लॉकडाउन के टाइम पे करते थे, इवन उससे भी ज़्यादा रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। पूरी दुनिया की शेयर कराऊंगी मैं आज आपको, क्योंकि इसके पहले मैंने एशिया महाद्वीप का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो बनाया था, तो सब लोगों के मैसेज आए कि मैम मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या है, इसलिए आप एक बार कंसेप्ट बता दीजिए। तो ये बेसिक है पूरा कि वर्ल्ड मैप का मानचित्र क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसमें। तो मानचित्र या मैप जो होता है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है या जो ग्लोब है, उसको हम एक ओपन या फ्लैट फॉर्मेट में, जैसे एक बुक को खोल के रख देते हैं कॉपी के पन्ने को एक फ्लैट, उसी तरह से ये जो जैसे धरती है इसको हमने ऐसा खोल के ऐसा मैप जैसा रख दिया है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कहाँ पे क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में क्या क्या है। आज पूरी दुनिया की शेयर करेंगे हम। इस दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया जो है वो 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस में डिवाइडेड है। मतलब 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीप जो बड़े बड़े होते हैं। अब महाद्वीप या ओशियन, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप मतलब पूरी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी भूभाग की इकाई होती है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडमार्क्स होता मार्क्स होता है, उसको बोलते हैं महाद्वीप। और जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं महासागर। मतलब जो सागर और महासागर में डिफरेंस है कि जो समुद्र होता है उसकी वाटर बॉडी और एरिया दोनों, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसका होता है वो दोनों ही कम होते हैं, और जो महासागर या ओशियन होता है उसका एरिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको महासागर बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये पूरी दुनिया है और यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट को सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ कहाँ है। ये हम अमेरिका है, इसके अंदर अमेरिका के सारे स्टेट आ जाते हैं। और ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, और एंड ये ऑस्ट्रेलिया है 6। देन इधर है, यहाँ दिया नहीं है, ये है अंटार्कटिका। नीचे साउथ पोल में आएंगे तो है अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट हैं। याद रखिए, कुछ लोग आर्कटिक को भी कॉन्टिनेंट में काउंट करते हैं, ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं है, और ये 7 कॉन्टिनेंट ही हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं इनको एरिया वाइज कि सबसे ज़्यादा एरिया किस किस एरिया वाइज कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद किलोमीटर में उनकी दूरी कितनी है, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, इस तरीके से अब हम देखेंगे। तो हमें ये कहीं पे भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और यूँ जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया आएगा फर्स्ट नंबर पर। एरिया वाइज अभी हम देखेंगे, हम देख रहे हैं एरिया वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे है एशिया, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आएगा अफ्रीका, एशिया सबसे बड़ा है, फिर आएगा सेकंड नंबर पे अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे आएगा एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। एंड फोर्थ नंबर पर आएगा साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और फिफ्थ नंबर पर आएगा यूरोप, ये जो है ये फिफ्थ नंबर पर यूरोप है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देन आएगा अंटार्कटिका, नीचे वाला। ये 7 हो गए। यहाँ पे अंटार्कटिका हम लिख देंगे, ये अंटार्कटिका, ये 7 नंबर पे आएगा। सबसे पहला है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनको वो बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, सॉरी एक मिनट, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन। अब आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, या ईस्ट टू वेस्ट, या नॉर्थ टू साउथ,
लिख देंगे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब कैसे भी, अब आपको आ गया है। अब आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज ये जो है, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। एशिया का मैंने आपको बता दिया है, नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए। इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये छोटे छोटे देखने में लगते हैं बट ये बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं। यहाँ पे भी सब जगह बहुत सारे कंट्रीज हैं। इनका डिटेल जब हम अलग अलग महाद्वीप लाएंगे, जैसे अभी हमने एशिया का किया है, इसी तरह मैं यूरोप का वीडियो लाऊंगी, सारे कॉन्टिनेंट को कवर करूंगी। तो एक एक आपको फनी ट्रिक के साथ याद करने का सारा आपको रट जाएगा पूरा मैप, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। याद करने का तरीका भी एक एक वीडियो में लाऊंगी। तो अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन वाइज जो है वो कॉन्टिनेंट का किस तरीके से है, कि पॉपुलेशन किसकी सबसे ज़्यादा है फिर किसकी कम है। तो पॉपुलेशन वाइज यदि हम कॉन्टिनेंट को देखें तो पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही सबसे पहले है जहाँ पे हम हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों पॉपुलेशन में नंबर 1 और 2 पे रहते हैं। तो एशिया फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब पॉपुलेशन वाइज है ये। और सेकंड नंबर पे अफ्रीका ही आएगा, क्योंकि एरिया और पॉपुलेशन दोनों में भी फर्स्ट सेकंड में एशिया और अफ्रीका ही है। बट थर्ड नंबर पर यहाँ आ जाएगा यूरोप। पॉपुलेशन वाइज थर्ड नंबर पर यूरोप है, और एरिया वाइज जब देखा था तो हमने नॉर्थ अमेरिका देखा था। थर्ड नंबर पे आ गया यूरोप, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ चेंज हो गया है, आपको याद रखना है। वो एरिया वाइज था पहले, अब ये पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप। याद करते जाइए साथ में तो आपको बहुत इजी रहेगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये 4, ये 5। अब आप बताइए ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका किसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी पॉपुलेशन में। ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पानी पानी आपको दिख रहा है, एरिया में भी कम है तो जनसंख्या इधर ही ज़्यादा होगी। तो ये आ जाएगा 6 नंबर पे, और ये आ जाएगा अंटार्कटिका अपना 7 नंबर पे। पॉपुलेशन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, अब ये हो गए कॉन्टिनेंट। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट के बाद ओशियन या महासागर। जो महासागर हैं वो टोटल नंबर ऑफ है 5। महासागर का नंबर है 5। और सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, एरिया, वॉल्यूम। जब हम महासागर को देखते हैं तो हमें 3 पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उसका एरिया, फिर आता है वॉल्यूम, और थर्ड आता है डेप्थ उसकी या गहराई, एंड फोर्थ नंबर पे है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, ये 4 पैरामीटर है, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है कि वो ओशियन बड़ा है या छोटा है। तो यदि हम एरिया, ये स्टार्टिंग के जो 3 है, एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ, इन 3 की बात करें तो एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के अकॉर्डिंग यदि देखें तो हम देखेंगे, अब पहले हम देख लेंगे कि ओशियन कहाँ कहाँ पर है। ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, ये आ गया हमारा अटलांटिक ओशियन, ये आ गया हमारा इंडियन ओशियन, ये हमारा आ गया यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और यहाँ पे है सदर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। जहाँ पे अंटार्कटिक है वहाँ सदर्न ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। एंड यहाँ इसके ऊपर वाले पार्ट पे आएगा, इधर है जो दिख नहीं रहा है अभी, ये है आर्कटिक ओशियन। यहाँ बाहर पानी ही पानी है, कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन है। अब इनको देखेंगे हम सीक्वेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कैसे भी बताना है। और एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ, ये 3 पैरामीटर है। इनके हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे आता है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। फर्स्ट नंबर पर आएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको याद रखना है। अब ये नॉर्थ साउथ ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेन रख लीजिए याद, प्रशांत महासागर। सेकंड नंबर पे आएगा अटलांटिक ओशियन या अटलांटिक महासागर। एरिया वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी, और डेप्थ या गहराई वाइज भी, सबसे गहरा और सबसे ज़्यादा पानी और सबसे बड़ा
और सेकंड नंबर पे आएगा इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर जो हमारे इंडिया के नीचे है, हिंद महासागर। और फिर आएगा एटलांटिक ओशियन। अब आपको याद रखना है कि एटलांटिक सबसे पहले आ गया पैसिफिक ओशियन, फिर एटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, उसके बाद है अंटार्कटिक ओशियन। हाँ, अंटार्कटिक ओशियन जो है वो बहुत बड़ा है और ये आता है 4th नंबर पर, और 5वें या 5th नंबर पर आएगा आर्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन बड़ा है याद रखिए, और आर्कटिक ओशियन उससे थोड़ा छोटा है। आप लाइन से यहाँ से याद रखेंगे 1 2 3, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ये हो गए आपके 5 ओशियन। अब हम करेंगे, ये यहाँ से बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 0 डिग्री, यहाँ पे आपको 0 लाइन दिखा, यहाँ से बीचों बीच पूरी दुनिया के एक लाइन गुजरती है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, वर्ल्ड ये क्यों खींची गई, ये लाइंस ऐसी पूरी पृथ्वी पे नहीं खींची गई हैं ये। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वो होती हैं, ये लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से, ये लेफ्ट टू राइट, ये जो है ये है हमारी अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरीके से दिख रही हैं ये सेंटर वाली सीधी है, फिर ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। जो मैंने इस तरीके से ये वाली रेखाएं खींची हैं, ये है अक्षांश या लैटिट्यूड, और ये जो है ये है लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से ये बांट दिया जाता है। अब ये लाइनें खींचने की जरूरत क्यों पड़ी, आप ये बताइए कि ऐसी ही अच्छी थी हमारी दुनिया पूरी, अब इतनी सारी लाइन क्यों खींच दी फालतू में, याद करने के लिए भी हो गया। तो ये जो हमारा टाइम जो होता है, टाइम डिसाइड करने के लिए ये प्लेन चलते हैं, और जीपीएस सिस्टम जो हमारा ये काम करता है, लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ है एग्जैक्ट, हमारे घर का लोकेशन भी जीपीएस में आ जाता है। तो कौन सा देश, कौन सा स्थान, कौन सा जिला कहाँ पे है, इस सब का डिटेल्स पता करने के लिए ही ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसकी पोजीशन जानने के लिए ही ये खींचे गए, ताकि हमें समझने में और पढ़ने में आसानी हो। और ये कोई लाइन नहीं खींची है कि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है या यहाँ से मकर रेखा गुजरती है तो ये वहाँ से कोई लाइन खींची होगी, बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है और पढ़ने के लिए है। बस वहाँ लिख दिया जाता है कि ये लाइन है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी ऐसी कोई नहीं है कि आपको कोई चाइना की बाउंड्री जैसा ऐसा कुछ दिखेगा। बाकी अब आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बाकी इसके बाद में डिटेल्स में आपको बाद में पढ़ाऊंगी, एक वीडियो लाऊंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। बट अभी हमें मेन देखना है कि होते क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो सीधी लाइन खींची हुई है, सबसे पहले आप देखिए कि पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है, ये है 0 डिग्री। फिर इसी तरह से हम 1 2 3 4 ऐसे ऐसा करते जाएंगे। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो ये जो 0 डिग्री है ये होती है भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ से जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आती है इक्वेटर, हो गया 0 डिग्री लाइन। देन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपको 20 और 40 के बीच में यहाँ से दिख रही है एक ये लाइन गुजर रही है, ये इंडिया से भी गुजर रही है। ध्यान देखिए, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये इंडिया से भी गुजर रही है। ये है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं। अब ये 23 40 मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, जब अक्षांश और देशांतर ये क्या होता है, क्या क्यों लिखा जाता है, कैसा, इसका पूरा डिटेल। बाकी यहाँ पे आप याद रखिए 23.5 है, और मेन जो है ये जो है यहाँ से गुजर रही है, ये है 23.5, ये नॉर्थ हो गया, ये इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ आएगा।
और नीचे वाला साउथ में है इसलिए साउथ। ये 23.5 साउथ गुजरती है, उतने ही बराबर 90 तक ऊपर जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। अब आ गया तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो है नीचे वाली ये है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन से देश, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, किस किस देश से मकर रेखा गुजरती है। जैसे कर्क रेखा हमारे इंडिया से गुजर रही है, ये दिख रहा है। अब इंडिया में भी जब हम इंडिया पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि इंडिया के किस किस स्टेट से गुजरती है। तो वो मित्र पर गमछाजार मैंने आपको इंडिया वाले उसमें बताई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी का मेरा वीडियो है उसमें आप देख लीजिए कि किस किस उसकी भी ट्रिक है। और मैं अगले वीडियोस में जो लाऊंगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, उसमें आपको बता दूंगी कि इनको याद करने की भी एक ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, फनी है, तो जिससे आपको रटना नहीं पड़ता है और सारे कंट्रीज आपको चुटकी में याद हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा गुजर रही है ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। बस मेजर पार्ट देख लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, अफ्रीका से भी है, और यहाँ एशिया से आ रही है। और देन ये जो है इक्वेटर गुजर रही है, ये कहाँ कहाँ से, एशिया से, अफ्रीका से, और ये साउथ अमेरिका से। एंड ये नीचे वाली जो मकर रेखा है ये गुजर रही है साउथ अमेरिका, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका वाले पोर्शन से और ऑस्ट्रेलिया से। ये इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक और याद रखना है, हेमिस्फीयर। जब हम वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हेमिस्फीयर नाम भी आता है। तो हेमिस्फीयर क्या होते हैं, तो यदि हम पूरी पृथ्वी को ये पूरा सर्कल मान के, ये पूरी पृथ्वी है और इसको ऐसा बीच में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला है साउथ हेमिस्फीयर, इधर का वेस्ट हेमिस्फीयर, और ये है ईस्ट हेमिस्फीयर। तो जो ये 0 डिग्री रेखा है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये 0 डिग्री यहाँ से जा रही है। अब इसके ऊपर जो आएगा वो नॉर्थ, सारे कंट्रीज जो इस इक्वेटर के ऊपर आएंगे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगे। उनके टाइम जोन या उनका जो अक्षांश और देशांतर का वो लिखा रहेगा, उसके आगे आप देखेंगे कि नॉर्थ लिखा रहता है, नॉर्थ इतने डिग्री इतने मिनट नॉर्थ, और कहीं कहीं लिखा रहता है साउथ। तो ये हमें ध्यान रखना है, साउथ और नॉर्थ। अब ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ का। उसके बाद हम देखेंगे हेमिस्फीयर आपने समझ लिया। अब एक चीज और आती है कि ये मैंने अभी आपको बताई थी कि ये तो सारे अक्षांश हो गए। अब इधर से आएंगे ये देशांतर, ये देशांतर लाइन है। तो देशांतर लाइनें जो होंगी वो ऐसे वर्टिकल होंगी। अब ये जो वर्टिकल देशांतर लाइन है इनमें ये जो एक यहाँ की 0 डिग्री ऐसी वाली और एक यहाँ की भी 0 डिग्री वाली, ये यहाँ पे भी 0 डिग्री आएगी। उसके बाद फिर ये 1 2 3 ऐसे होते जाएंगे, इस तरीके से होते जाएंगे, और ये सर्कल में है। तो ये इनकी यहाँ पे जो है इनका गैप जो है ना, ये यहाँ पे ज़्यादा गैप रहेगा, दूरी ज़्यादा होगी 2 पॉइंट के बीच में। और जैसे जैसे ये पोल के साइड जाते जाएंगे ऊपर तो ये छोटी होती जाएगी, क्योंकि ये गोलाई में है ऐसे। इसी तरह यहाँ पे आएगी और यहाँ पे दूरी बढ़ती जाएगी। और आपको चीज़ याद रखनी है हेमिस्फीयर के बारे में कि ये जो नॉर्थ और साउथ, अब हेमिस्फीयर आपने समझ लिया। तो इसी तरह जब ये पैसिफिक ओशियन रहेगा तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा है। और इसी तरह ये इक्वेटर के नीचे आ रहा है तो ये भी पैसिफिक ओशियन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, साउथ पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पे अटलांटिक का भी सेम, और साउथ अटलांटिक। अब ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं अलग अलग काउंट कर देते हैं कि 5 की जगह 10 कर देंगे या इतने ओशियन है, बट नहीं है। तो ये अटलांटिक को भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया, और इंडिया तो इंडियन ही है,
इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक। अब ये देखेंगे कि पैसिफिक इधर भी आ रहा है और पैसिफिक इधर भी आ रहा है, तो इसका क्या चक्कर है, ये क्यों आ रहा है। तो जब हम ये हमने ओपन करके रखा है पेज, और जब हम ग्लोब को वापस ऐसा जोड़ देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ऐसा जोड़ देंगे, गोल कर देंगे, तो ये जो पैसिफिक का हिस्सा है यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक ही है। जब हमने खोल के रखा है इसलिए ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये इधर का पार्ट आ गया और ये इधर वाला आ गया, तो इधर वेस्ट वाला हो गया, इधर ईस्ट वाला पैसिफिक ओशियन हो गया। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अब बचता है एक पॉइंट और आता है कि ओशिनिया क्या है। यूरेशिया और ओशिनिया ये वर्ड्स भी सुनने में आते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है यूरेशिया। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, ये दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ के आसपास के ये जो आइलैंड है, इन सबको मिला के बोला जाता है ओशिनिया। ओशिनिया, इस एरिया को ओशिनिया बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग हैं, बाकी जब मैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगी तो उसको डिटेल आपको बता दूंगी। और ओशिनिया के इधर ये जो छोटे छोटे हैं, ये माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये जो दिख रहा है आपको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये सब किन किन को मिलाकर, यहाँ न्यूजीलैंड है, किसको मिला के माइक्रोनेशिया बोला जाता है, किसको मेलेनेशिया बोला जाता है, तो ये मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो ये हमारे आज का इतना पूरा हो गया। और मेन पॉइंट ये हमें याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किस कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती है, मतलब मकर कर्क रेखा, ये इक्वेटर, मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अब आप देखेंगे ये है कर्क रेखा, ये है इक्वेटर हमारी 0 डिग्री। अब आप ही बता देंगे कि कहाँ से गुजर रही है। और यहाँ से आ रही है हमारी कर्क रेखा और यहाँ से आ रही है मकर रेखा। अब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिनसे तीनों निकल रही हैं, तो तीनों निकल रही हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ये यहाँ से पूछा जाता है। और किस किस कॉन्टिनेंट से कौन कौन निकल रही है ये हम ट्रिक में बता देंगे आपको। उसके बाद अब एक और पॉइंट रह गया है, वो है मेन पॉइंट कि कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो यहाँ की 0 डिग्री है, ये वाली 0 डिग्री अक्षांश वाली, और ये जो देशांतर वाली 0 डिग्री है, जिसको टाइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलता है, इससे टाइम डिसाइड होता है। फिर जब हम टाइम वाला अपना टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे टाइम डिसाइड होता है सभी कंट्रीज़ का अलग अलग। बट आप ये ध्यान रखिए, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, इसी से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। अब ये जो यहाँ पे मिलती हैं, ये किस जगह पे मिलती हैं, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह पूछा जा चुका है। गल्फ ऑफ गिनी ये जो एरिया है, ये अफ्रीका के इधर थोड़ा सा इस साइड में पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। बाकी इसके क्वेश्चंस की एक सीरीज में लाऊंगी। ये वर्ल्ड मैप केवल अंडरस्टैंडिंग का था। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन कर लीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया। ये छोटे छोटे